हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कवर करेंगे मशीन लर्निंग की यूनिट 2, जिसका नाम है रिग्रेशन बायसिंग लर्निंग सपोर्ट वेक्टर मशीन। मैंने पहले ही यूनिट 5, 4 और 3 कंप्लीट करा दिए, तो आप प्लीज फटाफट जाइए। अगर उनमें कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट करके मेरे को बताइए, ताकि मैं एग्जाम से पहले आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर पाऊँ। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यूनिट 2 को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा रिग्रेशन। तो रिग्रेशन क्या होता है? ये हमारी एक सब सुपरवाइज मशीन लर्निंग लैंग्वेज है। तो इट इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग लैंग्वेज। तो रिग्रेशन क्या है? हमारा जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़े थे टाइप्स ऑफ लर्निंग, हमारे पास सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज लर्निंग्स थी। तो उसमें से एक हमारा होता है सुपरवाइज लर्निंग, जिसका टाइप था हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। तो आज उस रिग्रेशन के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। It is a type of supervised learning in machine learning where the goal is to predict a continuous numerical value based on an input feature. तो एक सुपरवाइज लर्निंग मशीन लर्निंग लैंग्वेज है जिसका गोल क्या है? एक ऐसी कॉन्टिन्यूस जिसका गोल है प्रिडिक्ट करना एक ऐसे इनपुट फीचर्स को जो कि कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यू पर काम करता है। तो ये हमारा बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है, जो कि क्या करता है, एक रिलेशनशिप को मॉडल करता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। तो उसका मेन फंडा क्या है कि रिलेशनशिप निकालना। वेरिएबल्स में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और बाकी के इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। सो द मॉडल कैन बी वेरियस फॉर्म सच एज, तो ये जो मॉडल है हमारा बहुत सारे तरीके का हो सकता है। लीनियर रिग्रेशन हो सकता है, लॉजिस्टिक हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है। बट ये सारे के सारे डिपेंड करेंगे हमारे नेचर पर, कि हमारा रिलेशनशिप किस नेचर का है। उस बेसिस पर हमारा रिग्रेशन डिपेंड करेगा। तो रिग्रेशन यूजफुल क्यों होता है? बिकॉज इट हेल्प्स आंसर क्वेश्चंस। लाइक इन क्वेश्चंस का आंसर हमें पता चल सकता है कि हाउ मेनी कितने नंबर्स है, हाउ मच कितना है, न्यूमेरिक वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी भी घर का प्राइस प्रेडिक्ट करना है या फिर स्टॉक प्राइस प्रेडिक्ट करना है, तो उसमें हमारा रिग्रेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो नाउ टाइप ऑफ लीनियर रिग्रेशन, वैसे तो काफी तरीके के लीनियर रिग्रेशन होते हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ यहाँ पर दो ही तरीके के रिग्रेशन है, लीनियर और लॉजिस्टिक। तो लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? इट मेक्स प्रेडिक्शन फॉर कॉन्टिन्यूअस रियल और न्यूमेरिक वैल्यू सच एज सेल्स। तो ये प्रेडिक्शंस निकालता है हमारी कॉन्टिन्यूअस डेटा के ऊपर, जैसे कि हमारा सेल्स हो गया, एज हो गया, प्रोडक्ट प्राइस हो गया। तो ये एक बहुत ही सिंपल और बहुत ज्यादा यूजफुल रिग्रेशन का मेथड है, जो कि क्या करता है, एक रिलेशनशिप फाइंड करता है बिटवीन द इनपुट वेरिएबल और एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स के बीच में। मतलब एक आउटपुट निकालता है, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हमें आंसर प्रोवाइड करता है। तो उसका गोल क्या है? हमें फाइंड करना बेस्ट फिट लाइन। तो इस बेस्ट फिट लाइन हम किस चीज से निकालते हैं? एक सिंपल इक्वेशन से निकालते हैं। जो इक्वेशन क्या होती है हमारी? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, जहां पर y हमारा है प्रेडिक्टेड आउटपुट, x हमारा है इनपुट फीचर, m है हमारा स्लोप और b है हमारा इंटरसेप्ट। आफ्टर दैट, अब ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है? ये हमारा प्रोडिक्शन में भी यूज हो सकता है और ये हमारा अजम्पशंस में भी यूज हो सकता है। सो द लीनियर रिग्रेशन मॉडल प्रोवाइड्स अ स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। तो लीनियर रिग्रेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक स्लोप्ड लाइन प्रोवाइड करती है, मतलब m प्रोवाइड करता है, हमें एक स्लोप्ड लाइन प्रोवाइड करती है, जो कि रिलेशनशिप फाइंड कर रही होती है दो मॉडल्स के बीच में, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y था और इंडिपेंडेंट x था। तो इन दोनों के बीच में हमारी एक लाइन है, दैट इज योर स्लोप, जो कि हमारी बेस्ट फिट लाइन है। ये हमारी लाइन ऑफ रिग्रेशन भी हम इसे बोलते हैं। तो मेन फंडा लीनियर रिग्रेशन का यही होता है कि बेस्ट फिट लाइन पता चले, ताकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड हो पाए। सो नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? अब एडवांटेज क्या है लीनियर रिग्रेशन की? कि बहुत ज्यादा सिंपल है, समझने में फास्ट है, ट्रेन करने में बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करता है लीनियरली रिलेटेड डेटा के साथ। डिसएडवांटेज क्या है? कि परफॉर्मेंस पुअर है अगर रिलेशनशिप लीनियर नहीं है, आउटलाइनर्स के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अब लीनियर रिग्रेशन भी हमारे दो तरीके के होते हैं, सिंपल और मल्टी लीनियर। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक है, तो मतलब ये रिलेशनशिप निकालता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही होता है। लेकिन मल्टी लीनियर रिग्रेशन, अगर यहाँ पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन आए, तो आपको सेम वही डायग्राम बनाना है जो अभी मैंने लीनियर रिग्रेशन में बनाकर दिखाया था आपको। अगर आता है मल्टी लीनियर रिग्रेशन, सो दूसरा टाइप आता है इसका मल्टी लीनियर रिग्रेशन। मल्टी लीनियर रिग्रेशन भी लीनियर रिग्रेशन का ही पार्ट है ऑब्वियसली। तो इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें बस इतना सा डिफरेंस है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और हमारे पास एक से ज्यादा
इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, मतलब जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता है वो एक से ज्यादा होते हैं नंबर्स में। सो यहाँ पर बेस्ट फिट लाइट हमारी एक नहीं एक से ज्यादा बनती है। जितने हमारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उतनी नंबर ऑफ बेस्ट फिट लाइन्स बनेंगी। सो लीनियर रिग्रेशन की लाइन क्या होती है, ये शो करती है हमें रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो भी रिलेशनशिप हमें शो कर रही है उस लाइन को हम बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन लाइन। सो नाउ अब इसका यूज केस क्या है कि प्रोडिक्शन में यूज होता है, फ्यूचर वैल्यू को प्रोडिक्ट करने में, एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप्स वेरिएबल्स के बीच में, डिसीजंस में हेल्प करता है, चाहे वो बिजनेस हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, और फोरकास्टिंग के ट्रेंड में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है हमारा। रिलेशनशिप्स हमारे किस किस टाइप के हो सकते हैं, हमारे पास दो तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप और दूसरा है नेगेटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है, जब हमारा स्लोप इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब है जब हमारा स्लोप डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब दूसरा टाइप ऑफ रिग्रेशन आता है हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है, ये भी हमारा एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि क्लासिफिकेशन में यूज होता है लेकिन रिग्रेशन में नहीं यूज होता। अब नाम तो इसका रिग्रेशन है लेकिन रिग्रेशन में यूज नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों, उसके बारे में भी अभी पता चल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये यूज करता है हमारा एक सिग्मॉइड फंक्शन, जो कि सिग्मॉइड फंक्शन होता है नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स के लिए। सो इट प्रेडिक्ट्स द प्रोबेबिलिटी दैट एन इनपुट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर केस। तो ये क्या करता है, एक प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करता है कि ये इनपुट इस पर्टिकुलर केस से बिलोंग करता है। और क्या करता है, इट मॉडल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग बाय यूजिंग अ सिग्मॉइड फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी किसकी हेल्प से निकालता है, सिग्मॉइड फंक्शन की हेल्प से प्रोबेबिलिटी निकालता है, जिसका आउटपुट हमेशा 0 या फिर 1 आएगा। इसके अलावा कुछ वैल्यू हमारे पास आ नहीं सकती है, या फिर 0 और 1 के बीच में ही कोई वैल्यू होगी, ना ही 0 से कम हो सकती है, ना ही 0 से 1 हो सकती है, ना ही 1 से ज्यादा हो सकती है। सो व्हाई इट इज कॉल्ड रिग्रेशन। अब इसे रिग्रेशन ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिग्रेशन में तो ये यूज ही नहीं होता, क्लासिफिकेशन में यूज होता है सिर्फ। तो फिर भी इसका नाम रिग्रेशन क्यों है, क्योंकि ये यूज करता है लीनियर इक्वेशन, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहा था। तो यहाँ पर भी एक लीनियर इक्वेशन का यूज होता है, बट अप्लाइज अ नॉन लीनियर सिग्मॉइड फंक्शन टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्रोबेबिलिटी। लेकिन इक्वेशन के बाद वो एक नॉन लीनियर सिग्मॉइड फंक्शन का यूज करता है ताकि उसे प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर पाए। So it uses a function called sigmoid or the logistic function to transfer the output of the linear equation into the values between 0 और 1 के बीच में हमें वैल्यूज चाहिए होती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारी 0 और 1 के बीच में आती है। तो इस वजह से हमारे जो भी इक्वेशन है उसे एक ऐसी आउटपुट को एक ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फॉर दैट वी यूज सिग्मॉइड फंक्शन। और सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है, दिस इज योर सिग्मॉइड फंक्शन। So Py is equals to 1 and is the probability of the dependent variable y being equal to 1, जो कि 1 के इक्वल है। ये हमारा z क्या है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड e इज द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम। तो e हमारा नेचुरल लॉगरिथम का बेस है, z हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। अगर हमें ग्राफ बना के दिखाना है या फिर डायग्राम बना के दिखाना है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ नॉन लीनियर रिग्रेशन, वो सॉरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। क्योंकि यहाँ पर हम सिग्मॉइड फंक्शन का यूज करते हैं तो हमारा जो ग्राफ बनता है वो एस शेप में बनता है। सिग्मॉइड, सिग्मॉइड से याद रखना एस। सो ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है, इट इज यूज्ड इन डिसीज डिटेक्शन, ईमेल क्लासिफायर, हेल्थ केयर, फाइनेंस। सो अब ये लीनियर रिग्रेशन क्यों नहीं है, मतलब हम लीनियर रिग्रेशन का यूज क्यों नहीं करते इस पॉइंट पर, क्योंकि यूज तो यहाँ पर भी एक इक्वेशन ही हो रही है। क्यों, बिकॉज सिंस आर वैल्यू ऑफ y विल बी बिटवीन, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में होगी, और वो हमारा जो लीनियर रिग्रेशन है वो 0 और 1 के बीच में हम उसे क्लिप नहीं कर सकते हैं। और विद दिस आर रिजल्टिंग कर्व कैन नॉट बी फॉर्म, और इसकी वजह से, इसी रीजन की वजह से हमारा कर्व भी नहीं बन पाएगा, जो कर्व हमें चाहिए अपनी प्रोबेबिलिटी के लिए। हमारा प्रोबेबिलिस्टिक कर्व भी नहीं बन पाएगा लीनियर रिग्रेशन से। तो इसी वजह से हम यूज करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिसमें यूज होता है एक सिग्मॉइड फंक्शन। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज दी होती है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ पर हमें जो भी हमारा कर्व बनता है उसमें बीच में एक होती है वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। और वो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारी एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी होती है, जो भी हम आंसर फाइंड करना चाह रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। सो फर्दर लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी हमारे तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो कि
0 और 1 में इसमें 2 क्लासेस होती है। अगला आता है हमारा मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मतलब ये क्लासिफाई करता है डिजिट्स को 0 से 9 के बीच में, मतलब 2 से ज़्यादा क्लास हो सकती है। उसके बाद आता है हमारा ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मतलब है जैसे कि हमने कुछ क्लास या फिर एक क्लास का एक ऑर्डर बना दिया, जैसे कि लो, मीडियम और हाई। तो अगर रिग्रेशन का कोई न्यूमेरिकल आए, वैसे तो आएगा नहीं बट लोअर क्लासेस में आपने पढ़ रखा है, सो मैं फॉर्मूला यहाँ पर रिवाइज करा देती हूँ। वहां पर क्या होगा, हमारे पास कुछ वेरिएबल्स दिए होंगे एक्स और वाई, या फिर पॉइंट्स दिए होंगे एक्स और वाई की उसमें पॉइंट्स में। तो आपको क्या, या तो स्लोप पूछ लिया जाएगा, एम निकालना होगा, या फिर बेस्ट फिट लीनियर रिग्रेशन की लाइन पूछ ली जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले की हेल्प से पहले एम निकालना है। आफ्टर दैट उस एम की वैल्यू यहाँ पर पुट करके फॉर्मूले में आपको बेस्ट फिट लाइन निकाल लेनी है। सो द नेक्स्ट इज लीनियर और लॉजिस्टिक। इनमें डिफरेंस क्या है कि ये प्रेडिक्ट करता है कॉन्टिन्यूअस वैल्यू को, और जो लॉजिस्टिक है वो क्या करता है, हमारा प्रेडिक्ट करता है कैटेगरीज को। लीनियर हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होता है, लॉजिस्टिक 0 से 1 के बीच में होता है। लीनियर प्रेडिक्ट करता है न्यूमेरिकल वैल्यू, लॉजिस्टिक प्रेडिक्ट करता है क्लास के टेबल्स को। लीनियर हमारा अगर इक्वेशन की बात करें तो इट इज b0 प्लस b1 x, और लॉजिस्टिक की बात करें तो py इज इक्वल टू 1, जो कि हमारा होता है इज इक्वल टू 1/1 माइनस e की पावर माइनस एट, 1 प्लस e की पावर माइनस एट। आफ्टर दैट लीनियर हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, और लॉजिस्टिक यूज करता है सिग्मॉइड फंक्शन। लीनियर हमारा दो तरीके का होता है, लीनियर और मल्टी लीनियर, वाइल लॉजिस्टिक हमारा तीन तरीके का होता है, बाइनरी, मल्टी एंड ऑर्डिनल। सो व्हाट इज आर स्क्वायर? अब आर स्क्वायर क्या होता है? इट इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन। तो इसे हम बोलते हैं, इट इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो इसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। So it is a statistical measure of how close the data are to fitted regression line. तो ये बेसिकली क्या है, हमारा एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि ये बताता है कि कितना क्लोज है हमारा डेटा उस रिग्रेशन लाइन में फिट होने के लिए, मतलब हमारा जो डेटा है रिग्रेशन लाइन में फिट होने के लिए कितना क्लोज है, कितना पास है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आर स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जहाँ पर वाई पी हमारा प्रिडिक्टेड है और वाई हमारा, दिस इज योर मीन, और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। आफ्टर दैट बायसन लर्निंग। बायसन लर्निंग क्या है, एक फंडामेंटल स्टैटिस्टिकल अप्रोच है टू अ प्रॉब्लम ऑफ पैटर्न क्लासिफायर, मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए जहां पर पैटर्न्स की फॉर्म में क्लासिफिकेशन होती है। सो इट इज अ मशीन लर्निंग अप्रोच बेस्ड ऑन बायस थ्योरम वेयर लर्निंग मींस अपडेटिंग आवर बिलीफ अबाउट अ मॉडल और हाइपोथेसिस एज वी कैन सी मोर डेटा। तो ये एक बहुत ही अलग तरीके की मशीन लर्निंग अप्रोच है जो कि बायस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसी चीजों को सीखते हैं, मतलब चीजों को अपडेट कर करके हम यहाँ पर सीखते हैं। तो एक बहुत ही यूनिक लर्निंग टेक्निक है। तो इसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंगल बेस्ट मॉडल, बायसन लर्निंग मेंटेन्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ मॉडल और अ पैरामीटर, गिविंग अ प्रिंसिपल वे टू हैंडल अनसर्टेनिटी। मतलब यहाँ पर हम बेस्ट के पीछे ही नहीं भाग रहे हैं, हम बेस्ट को तो देख रहे हैं, ठीक है बेस्ट आ रहा है तो ठीक है, बट यहाँ पर इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द बेस्ट मॉडल हम देख रहे हैं कि जो मॉडल है वो हमारा अनसर्टेनिटी भी हैंडल कर पा रहा है, मतलब जितनी भी अनसर्टेनिटी आती है हमारी मॉडल में उन्हें वो हैंडल कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा। सो दीज पैरामीटर्स आर इनिशियली सेट यूजिंग प्रायर नॉलेज। तो ये जो पैरामीटर्स होते हैं अनसर्टेनिटी जो वो हैंडल कर पाता है, तो ये सारे के सारे सेट होते हैं हमारे प्रायर नॉलेज को यूज करके या फिर किसी अजम्पशंस को यूज करके। तो हम किसी अजम्पशंस के बेसिस पे अपनी ऑब्जर्वेशन को अपडेट करते रहते हैं बाय यूजिंग द बायस थ्योरम। सो द अपडेटेड प्रोबेबिलिटीज आर यूज्ड टू मेक प्रेडिक्टेड अबव न्यू डेटा। तो जो हमारी अपडेटेड प्रोबेबिलिटीज होती है वो नई नई प्रेडिक्शंस बनाती है नए नए डेटा के बारे में। इट इज यूज्ड व्हेन डेटा इज लिमिटेड। तो कब यूज होता है हमारा, क्योंकि हमें बेसिक इसका फंडा यही है कि हमें अनसर्टेनिटी रिमूव करनी है, मतलब हमारा जो मॉडल है वो अनसर्टेनिटी को हैंडल कर पाए। तो ये ज्यादातर जब भी यूज होता है जब हमारा डेटा लिमिटेड है, क्योंकि अगर डेटा लिमिटेड है हमारे पास ज्यादा चॉइस वाइज है नहीं मॉडल के पास, तो उसे अच्छा सा अगर कुछ निकालना है तो अनसर्टेनिटीज भी हैंडल करनी पड़ेंगी, अपना अजम्पशंस लगानी पड़ेंगी, टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, या फिर अगर डेटा हमारा नॉइजी है तो ये ज्यादातर जब भी यूज होता है जब हमारा डेटा लिमिटेड या फिर नॉइजी होता है। तो एप्लीकेशन क्या है कि ये स्पैम फिल्टरिंग में यूज होता है, मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होता है, एनएलपी में यूज होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, इमेज को रिकॉग्नाइज करने में यूज होता है। इमेज रिकॉग्निशन तो आप मशीन लर्निंग के आते ही बस सारी एप्लीकेशन में डाल दो आंख बंद करके आराम से।
आफ्टर दैट बायस थ्योरम। अब बायस थ्योरम क्या है? एक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है जो कि डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ टू इवेंट्स। तो ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि एक रिलेशनशिप को बताता है बिटवीन कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ टू इवेंट्स। So it is used in AI and ML to build probabilistic model and make decision based on a certain data. तो ये AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में यूज होता है एक डिसीजन लेने में अनसर्टेनेट डेटा पे। अगर हमें कुछ डिसाइड करना है तो वी यूज बाइस थ्योरम। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बाइस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B is equals to probability of B by A, P of A and P of B, जहां पर P of A हमारा ये होता है प्रायर प्रोबेबिलिटी, B of A को हम बोलते हैं लाइकलीहुड, A of B को हम बोलते हैं पोस्टीरियर एंड P of B को हम बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सो नाउ कॉन्सेप्ट लर्निंग। अब कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल दैट कैन रिकॉग्नाइज एंड जनरलाइज पैटर्न इन डेटा एंड यूज दैट नॉलेज टू क्लासिफाई न्यू एग्जाम्पल। तो मतलब ये एक ऐसा प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है जो कि रिकॉग्नाइज करता है पैटर्न्स को, एक जनरल मॉडल बना लेता है उन पैटर्न्स के, ताकि वो इजीली क्लासिफाई कर सके अपनी नॉलेज की हेल्प से। जो भी अभी उसने चीजों को सीखा है, पढ़ा है, उनकी हेल्प से वो अपने नए डेटा को इजीली क्लासिफाई कर सके। तो इसका गोल क्या है? टू लर्न द जनरल रूल। मतलब अगर हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई मैथ्स में जैसे जनरल रूल बना लेते हैं हम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बट एक जनरल फॉर्मूला के ऊपर वो सारी की सारी सॉल्व हो रखी होती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग का यही है, इसका मेन गोल ही ये है कि हमें एक जनरल रूल सीखना है अपने एग्जाम्पल से। सो इट आंसर्स द क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चंस का ये आंसर करता है? वट ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द गिवन कैटेगरी, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल गिवन एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स, लर्न द कॉन्सेप्ट बर्ड्स फ्रॉम एट्रीब्यूट्स लाइक विंग्स फीचर्स। तो अब बर्ड्स का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से सीखा? उनके विंग्स कैसे होते हैं, फेदर्स कैसे होते हैं, साइज क्या होता है, एबिलिटी होती है उनके अंदर फ्लाई करने की, तभी तो हमें पता चला ये बर्ड्स है। सो कंसेप्ट लर्निंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग अ प्रायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं कि कंसेप्ट लर्निंग में हम डिफाइन करते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्टिंग अ सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल यूजिंग ट्रेनिंग एग्जांपल एंड बायस थ्योरम। हम ट्रेनिंग एग्जांपल और बायस थ्योरम का यूज करते हैं, पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं प्रेडिक्शंस निकालने के लिए। आफ्टर दैट बायस ऑप्टिमल क्लासिफायर। अब बायस ऑप्टिमल क्लासिफायर क्या है? ये एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है जो प्रेडिक्ट करता है मोस्ट प्रोबेबल आउटकम फॉर न्यू इंस्टांस यूजिंग बायस थ्योरम। तो ये एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, क्या प्रेडिक्ट कर रहा है? जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल आउटकम है हमारे एक नए इंस्टांस के लिए, किस चीज का यूज करके? बायस थ्योरम का यूज करके। ठीक है। अब नेवीज बायस क्लासिफायर क्या होता है? ये भी हमारा एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि बायस थ्योरम के ऊपर ही कंप्लीटली बेस्ड है। सो इट इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में यूज होता है। इसे हम नेवीज बोलते हैं बिकॉज इट इज्यूम्स दैट ऑल फीचर्स आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब हम इसे नेवीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसा मान के चलता है कि भाई जितने भी फीचर्स हैं वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, कोई भी फीचर डिपेंडेंट नहीं है। सो इट इज नॉट अ सिंगल एल्गोरिथम, एक सिंगल एल्गोरिथम नहीं है, लेकिन ये एल्गोरिथम्स की फैमिली है जहां पर वेयर ऑल ऑफ देम शेयर्स अ कॉमन प्रिंसिपल, जहां पे सब के सब एक कॉमन प्रिंसिपल को शेयर करते हैं। तो इसका बेसिक assumption क्या है? द फंडामेंटल नेविस बायस assumption इज दैट ईच फीचर मेक्स एन इंडिपेंडेंट इक्वल कंट्रीब्यूशन टू एन आउटकम। तो इसका फंडामेंटल assumption यही है कि हर एक फीचर एक इंडिपेंडेंट इक्वल कंट्रीब्यूशन निकाल रहा है एक आउटकम के लिए। सो लेकिन जो नेविस बायस का अजम्पशन है वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन में बिल्कुल भी जनरल नहीं है और बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अगर बोला जाए तो ये हमारी एक अजम्पशन है। अब नेवीज बायस काम कैसे करता है? इट कन्वर्ट्स डेटा इनटू फ्रीक्वेंसी टेबल, डेटा को फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करता है, लाइकलीहुड को कैलकुलेट करता है। फिर उसके बाद नेवीज बायस का फॉर्मूला लगाते हैं और हम ऐसी क्लास को चूज करते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो। तो अब हम इसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो अगर वेदर हमारा सनी है तो प्लेयर हमारे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो हमें ये बताना है। अगर वेदर सनी है तो हमें खेलना है या नहीं खेलना। तो हमारे पास एक पूरा आउटलुक दिया हुआ है यहाँ पर। वी हैव प्रोवाइडेड, यहाँ पर 13 लोग हैं और पूरा हमें यहाँ पर आउटलुक दिया हुआ है और यहाँ पर उनकी कंडीशंस है कि भाई रेनी है तो खेलेंगे, सनी है तो खेलेंगे। तो ऐसे बहुत सारा हमें आउटलुक दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक लाइकलीहुड टेबल बनाएंगे। स्टेप 2 क्या था? यहाँ पर पहले डेटा को फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करना है, हमने कर लिया कन्वर्ट। उसके बाद ऑब्वियसली हमारा डेटा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल में ही गिवन था। उसके बाद हमें निकालना है उसका लाइकलीहुड। अब लाइकलीहुड कैसे निकालेंगे हम?
लाइक्लीहुड निकालने के लिए हमें काउंट करना है। हमारे पास तीन आउटलुक में तीन ऑप्शंस थे, ओवरकास्ट, रेनी और सनी, और दो केसेस थे यस और नो। तो ओवरकास्ट में कितने यस थे वो गिन लिए, रेनी में कितने यस थे वो गिन लिए, सनी में कितने यस थे वो गिन लिए, सिमिलर हमने ऐसे नो गिने। अब उसके बाद हमारा क्या था, टोटल तो हमारे ये थे 13, लेकिन जीरो से शुरू हो रहे हैं बाबूजी, तो कितने हो जाएंगे, 14। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। तो ओवरकास्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5/14। रेनी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4/14। सनी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5/14। अब यस की प्रोबेबिलिटी क्या है, इन सबको काउंट करेंगे तो हमारे पास आया 10, 10/14। नो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/14। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें बनानी होती है फ्रीक्वेंसी टेबल। मतलब जो भी अभी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है उस प्रोबेबिलिटी को बस सॉल्व कर दो, मतलब पॉइंट्स की फॉर्म में हमने आंसर निकाल दिया। अब हम लगाएंगे अपना बाइस थ्योरम। हमें बताना है सनी है तो खेलेंगे, यानी तो पहले हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, यस सनी, खेलना है सनी है। तो फॉर्मूला लगेगा पी सनी यस इंटू पी ऑफ यस अपॉन पी ऑफ सनी। तो यहाँ पर हमने बाइस थ्योरम अपनी लगा दी है। अब बाइस थ्योरम लगाने के लिए हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी और प्रोबेबिलिटी ऑफ यस तो हमने फाइंड कर रखा था, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी बाय यस फाइंड नहीं कर रखा था। तो इसे भी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी बाय यस कितना है, तो सनी और यस कितना है, 3, और टोटल कितना है हमारा, 10। क्यों, अब आप लोग बोलोगे भाई यहाँ पर 10 कैसे आया, तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि भाई जो यस की प्रोबेबिलिटी थी, यहाँ पर हमने जो देखा था यस हमारे 10 थे टोटल, तो टोटल में आएगा हमारा 10। सो सनी बाय 10 बोला है तो सनी कितने हैं, 3, और यस अपॉन टोटल तो 10। तो हमने सनी बाय यस की प्रोबेबिलिटी निकाली और फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को डाल दिया, हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास आंसर आया, सिमिलर वे में हम नो की निकालेंगे, नो में भी हमारा आंसर आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसकी है, हमारी यस की, तो इसका मतलब खेलेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ईएम एल्गोरिथम। अब ईएम एल्गोरिथम क्या होता है, हमारा एक्सेप्शन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम है, जो कि हमारा एक इटरेटिव मेथड है। और हम कब यूज करते हैं इसे, मैक्सिमम लाइक्लीहुड को फाइंड करने के लिए, या फिर हमें कुछ ऐसा पैरामीटर बताना है जिसमें डेटा हमारा इनकम्प्लीट है, या फिर हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यू है। सो इट इज अ टेक्निक टू फाइंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन व्हेन द लेटेंट वेरिएबल आर प्रेजेंट. So the exception maximization algorithm is a combination of various unsupervised machine learning algorithm. तो ये क्या है, हमारा एक कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का कॉम्बिनेशन है। अब क्यों ईएम एल्गोरिथम ही क्यों यूज करना हमें, बिकॉज सम स्टैटिस्टिकल मॉडल डिपेंड्स ऑन वेरिएबल वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व। तो कुछ स्टैटिस्टिकल मॉडल डिपेंड करते हैं वेरिएबल्स पर, जहां हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करते हैं चीजों को। तो ये कंप्यूटेशनल दिस मेक कंप्यूटिंग द लाइक्लीहुड डिफिकल्ट। तो इसकी वजह से हमारी जो लाइक्लीहुड की कंप्यूटेशन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो ईएम इस चीज को सॉल्व करता है। ईएम इस चीज को कैसे सॉल्व करता है, बाय ई स्टेप और एम स्टेप, क्योंकि इसके नाम में ई और एम है। तो ई स्टेप क्या है, हमारा एस्टिमेट करता है मिसिंग या फिर हिडन वेरिएबल्स को, और एम स्टेप में क्या करता है, इट ऑप्टिमाइज पैरामीटर एज्यूमिंग द मिसिंग वैल्यू। ऑप्टिमाइज कर देता है उस पैरामीटर्स को एज्यूम करके मिसिंग वैल्यू को, और ये हमें गारंटी देता है कि लाइक्लीहुड कभी भी डिक्रीज नहीं होगा ईच इटरेशन के बाद। तो स्टेप्स क्या है इसके, पहला स्टेप है इनिशियलाइजेशन। तो हमें स्टार्ट करना है, स्टार्ट बाय इनिशियलाइजेशन द पैरामीटर ऑफ द मॉडल विद सेम इनिशियल वैल्यू। अपने पैरामीटर्स को इनिशियल करना है सेम इनिशियल वैल्यू के साथ। उसके बाद आता है हमारा एक्सेप्शन स्टेप। एक्सेप्शन स्टेप में क्या करते हैं, हम करेंगे प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट। उसके बाद मैक्सिमाइजेशन स्टेप में क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे उस पैरामीटर को जो हमने कैलकुलेट कर दिया, उस पैरामीटर को अपडेट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा इटरेशन रिपीट, की स्टेप बार बार। अब हम इन स्टेप्स को रिपीट करते रहेंगे जब तक हम अपने फाइनल आउटपुट पर या फिर डिजायर्ड वैल्यू पर नहीं पहुंच जाते हैं। सो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ ईएम एल्गोरिथम कि हमने स्टार्ट करा, इनिशियल वैल्यू हमें मिली, फिर ई स्टेप लगाया, एम स्टेप लगाया। अगर वैल्यू हमें मिल गई है, कन्वर्ज मिल गई, तो ठीक है, स्टॉप कर दो, वरना इन स्टेप्स को बार बार रिपीट करते रहो। आफ्टर दैट एडवांटेज। अब इसका एडवांटेज क्या है, with each iteration likelihood increases। हर एक इटरेशन के साथ likelihood increase होता है। ई स्टेप और एम स्टेप हमारा बहुत इजी है इम्प्लीमेंट करने में। डिसएडवांटेज क्या है कि कवरेज जो है वो उसकी स्लो होती है, और मेक कवरेज टू लोकल ऑप्टिमल ओनली, और जो कवरेज है वो सिर्फ लोकल ऑप्टिमल तक ही रहती है। इसका यूज क्या है, इट इज यूज टू फिल मिसिंग डेटा, इट इज यूज फॉर अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग, इट इज यूज टू डिस्कवर वैल्यूज ऑफ लेटेंट वेरिएबल।
तो मिसिंग वैल्यूज डेटा को फिल करने में हेल्प करता है, जो डेटा हमारा मिस्ड होता है अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग में यूज होता है, और वैल्यूज को डिस्कवर करने में हेल्प करता है फॉर लेटेंट वेरिएबल। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सपोर्ट वेक्टर मशीन। अब सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या है? सपोर्ट वेक्टर मशीन इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए यूज होती है, और इट इज बेस्ट नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू फाइंड द मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री। तो किस चीज के लिए ज्यादा अच्छे से जानी जाती है? टू फाइंड इट मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री। इट इज स्पेशली पावरफुल फॉर हाई डायमेंशनल डेटा। तो ये बहुत ज्यादा हमारे यूज होती है फॉर हाई डायमेंशनल डेटा, और बहुत अच्छे से काम करती है नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज के साथ यूजिंग कर्नल्स, क्योंकि ये कर्नल्स का यूज करती है। तो नॉन डिसीजन बाउंड्रीज के साथ भी काफी अच्छे से ये हमारी काम कर पाती है। तो एसवीएम का हम डायग्राम देख लेते हैं। एसवीएम का डायग्राम क्या है कि यहाँ पर हमारा होता है एक प्लेन, मतलब यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है, यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है, तो हम एक लाइन बनाएंगे। अब हमने लाइन बना ली, मतलब एक थोड़ी पास एक सेंटर में हम लाइन बना लेंगे। उसके बाद हमने जो लाइन बनाई है यहाँ पर डेटा के पास वाली, ये हमारी होती है पॉजिटिव हाइपर प्लेन, और जो दूसरी डेटा के पास वाली है उसे बोलेंगे नेगेटिव, जो थोड़ी दूर है उसे बोलेंगे नेगेटिव हाइपर प्लेन। अब ये जो हमारे डेटा पॉइंट्स है इन्हें हम बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर, और जो डिस्टेंस हमारे दोनों डेटा पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो है उसे हम बोलते हैं मार्जिन। और जितनी भी हम अगर मार्जिन हमारी मैक्सिमम होता है, हम मार्जिन को मैक्सिमम रखते हैं ताकि सेपरेशन अच्छे से हो पाए दोनों डेटा पॉइंट्स के बीच में। सो टाइप्स ऑफ एसवीएम, अब हमारे पास दो तरीके के एसवीएम होते हैं। पहला होता है हमारे पास लीनियर, और दूसरा आता है हमारे पास नॉन लीनियर। सो लीनियर एसवीएम क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर लीनियरली सेपरेटेबल टेबल बट मीन्स डेटा सेट इनटू टू क्लासेस बाय यूजिंग सिंगल स्ट्रेट लाइन। मतलब एक स्ट्रेट लाइन लगा दी, हम एसवीएम का काम किया, डेटा सेट को यहाँ पर अलग अलग कर रहा है, तो मतलब एक बीच में लाइन लगा दी, एक तरीके के इधर कर दिया, एक तरीके के इधर कर दिया। दूसरा आता है हमारा नॉन लीनियर, मतलब अगर हमारा डेटा ही लीनियर नहीं है कि हम उसे ऐसे सेपरेट ही नहीं कर सकते, तो तब हम यूज करते हैं नॉन लीनियर एसवीएम। सो इट इज यूज फॉर नॉन लीनियर सेपरेटेड डेटा विच मीन्स इफ अ डेटा सेट कैन नॉट बी क्लासिफाइड बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन। मतलब हमारा जो डेटा सेट है हम उसे क्लासिफाई कर ही नहीं सकते यूजिंग स्ट्रेट लाइन, हमारे डेटा सेट अलग अलग प्लेन्स में है। तो हम यहाँ पर नॉन लीनियर एसवीएम का यूज करते हैं कि मतलब डेटा अगर हमारा अलग अलग प्लेन पे है तो हम अलग अलग प्लेन पर जाकर उस डेटा को सेपरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस डेटा को एक प्लेन में रखा, बाकी का डेटा आउटर बाउंड्रीज में उसके डाल दिया। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ नॉन लीनियर एसवीएम। सो आफ्टर दैट कर्नल। अब कर्नल क्या होता है? This is a support vector kernel is a key component that allows support vector machine to learn non-linear decision boundaries while still solving a linear optimization problem. तो सपोर्ट वेक्टर कर्नल क्या करता है? अलाउ करता है एसवीएम को कि वो नॉन लीनियर डिसीजंस को सीख सके और फिर भी उसके बाद भी वो लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो उसका बेसिक फंडा क्या होता है? हमारा कर्नल काम कैसे करता है? कर्नल बेसिकली क्या करता है, जो भी हमारे डेटा होता है उसे हाई डायमेंशनल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर हमारा कुछ पोर्शन इतना है, अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ मोतियां चुगने हैं अलग अलग तरीके के, वो एक छोटी सी प्लेट में है, तो वो एक एक पोर्शन निकाल निकाल के ढूंढना इज टू डिफिकल्ट। बट अगर हम बहुत ही बड़े स्पेस में उसे फैला दें और फिर उसे सेपरेट करें, दैट विल बी टू इजी। तो वही पूरा काम इस कर्नल का है। तो ये बेसिकली क्या करता है? डेटा को हाई डायमेंशनल में कन्वर्ट कर देता है। उस हाई डायमेंशनल में हम इजीली डेटा को सेपरेट कर सकते हैं। So the kernel function enables SVM to efficiently handle non-linear classification problem. This allow SVM to find non-linearly decision boundaries in the transformation feature spaces। का मतलब वही है। तो ये क्या करता है? अगर कोई डेटा हमारे पास ऐसे है तो उसे हाई डायमेंशन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब 3D की फॉर्म में। यहाँ तो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो एक मतलब हैंडमेड रिप्रेजेंटेशन है, बट अगर आप इसे किसी गूगल पर जाकर चेक करेंगे तो एक 3D डायग्राम बनकर आएगा। तो मतलब डेटा को बहुत हाई डायमेंशंस में कन्वर्ट कर देता है ताकि हम इजीली सेपरेट कर पाए डेटा को। सो वाई कर्नल्स इन एसवीएम? अब कर्नल्स ही क्यों यूज करने हमें एसवीएम में? क्योंकि बिकॉज मेनी डेटा सेट्स आर नॉट लीनियरली सेपरेटेबल। बहुत सारे डेटा सेट्स हमारे लीनियरली सेपरेटेबल नहीं होते हैं रॉस की फॉर्म में, जैसे कि सर्कल्स इनसाइड सर्कल। अब उसे आप कैसे लीनियरली सेपरेट करोगे? स्पाइरल्स बने होते हैं हमारे, एक्सॉर के पैटर्न्स होते हैं। फिर कर्नल्स अलाउ करता है एसवीएम को टू ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू हायर डायमेंशन, फाइंड द लीनियर सेपरेटेबल एंड मैप बैक टू द ओरिजिनल प्लेस। तो पहले तो वो हायर डायमेंशनल में कन्वर्ट करता है, फिर वो उसमें एक लीनियरली सेपरेट कर देता है डेटा को, और उसके बाद वापस उसकी उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर उसे पहुंचा देता है।
सुनाओ अब टाइप्स ऑफ कर्नल क्या क्या है हमारे पास। पहला आता है लीनियर कर्नल। तो लीनियर कर्नल क्या है? इट इज यूज्ड फॉर लीनियरली सेपरेटेबल और हाई डायमेंशनल डेटा। तो ये लीनियरली सेपरेटेबल या फिर हाई डायमेंशनल डेटा के लिए यूज होता है। लीनियर कर्नल क्या है? हमारा एक बहुत ही सिंपल कर्नल फंक्शन है। तो मोस्टली यूज फॉर क्लासिफिकेशन, ज्यादातर ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। स्ट्रेट लाइन हम बना देते हैं, स्ट्रेट लाइन बना के इन डेटा को हैंडल कर लिया हमने। उसके बाद आता है हमारा पॉलिनोमियल कर्नल। तो पॉलिनोमियल कर्नल क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है न्यू डायमेंशंस को बाय कंप्यूटिंग ऑल पॉसिबल पॉलिनोमियल अप टू द स्पेसिफिक डिग्री। मतलब जो भी उसकी डिग्री होगी उस डिग्री तक उतने ही नंबर का उसे डायमेंशन, उतने ही उसका डायमेंशंस बना देता है ताकि हम इजीली सेपरेट कर पाए। तो इट कैप्चर्स नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डेटा पॉइंट्स। नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स को कैप्चर करता है डेटा पॉइंट्स के बीच में। This is the diagram of polynomial kernel and it is used when interaction matters and there is no moderate complexity. तो कब यूज होता है? जब इंटरेक्शन मैटर करता है और कोई भी मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी उस मॉडल के अंदर नहीं आती। नेक्स्ट आता है हमारे पास गॉसियन कर्नल। गॉसियन कर्नल को हम रेडियल बायस कर्नल भी बोलते हैं। अब रेडियस बायस कर्नल इसका दूसरा नाम है गॉसियन कर्नल का। इसका अलग से भी 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं व्हाट इज रेडियल बायस कर्नल। तो वही सेम चीज है, गॉसियन कर्नल को रेडियल बायस कर्नल बोलते हैं। It is the most widely used kernel in support vector machine because it can model high non-linear pattern and has a strong theoretical and practical performance। तो ये बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज कर्नल है। मतलब अभी तक जो भी हमने जितने भी टाइप के कर्नल पढ़े उसमें से सबसे ज्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि ये मॉडल करता है हाई नॉन लीनियर पैटर्न्स को और इसका एक स्ट्रॉन्ग थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है। मतलब इसकी थियोरेटिकल अप्रोच भी काफी अच्छी है और प्रैक्टिकल अप्रोच भी बहुत ज्यादा अच्छी है। इट इज वाइडली यूज, बहुत ज्यादा यूज होता है और एफिशिएंट है फॉर हैंडलिंग नॉन लीनियर सेपरेटेबल डेटा। ये क्या करता है? मैप करता है डेटा को एक इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में। मतलब इतना बड़ा कर देता है डेटा को जहाँ पे हर एक सिंगल पॉइंट रिप्रेजेंट करता है एक गॉसियन फंक्शन को। तो वाई गॉसियन कर्नल इज सो पावरफुल? अब गॉसियन कर्नल इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है? बिकॉज इट कैन मॉडल एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्रीज। एक्सट्रीमली बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्रीज को मॉडल कर सकता है। बहुत अच्छे से काम करता है नंबर ऑफ फीचर्स के। जब नंबर ऑफ फीचर्स हमारे छोटे छोटे होते हैं उसे भी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डायमेंशंस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर देता है। ओनली वन मेन हाइपर पैरामीटर इजी टू ट्यून। तो एक ही पैरामीटर पर काम करता है जो कि इजी टू ट्यून है। रॉबस्ट है, वाइडली यूज है। डिफॉल्ट चॉइसेस मोस्ट कॉमन एसवीएम एप्लीकेशन। तो बहुत ज्यादा रॉबस्ट है, बहुत ज्यादा यूज होता है। अब प्रॉपर्टीज क्या है हमारी एसवीएम की? मैक्सिमम मार्जिन क्लासीफायर, मतलब बहुत अच्छे से मार्जिन रखता है, क्लासीफायर मार्जिन रख के काम करता है। तो एसवीएम फाइंड्स द डिसीजन बाउंड्री विद द लार्जेस्ट पॉसिबल मार्जिन। तो एसवीएम लार्जेस्ट पॉसिबल बाउंड्री देखता है कि भाई जितने से ज्यादा डिस्टेंस हो सके उतना ही ठीक रहेगा। दिस मेक्स द मॉडल मोस्ट रॉबस्ट एंड इम्प्रूव जनरलाइजेशन। इससे क्या होता है? हमारा जो मॉडल है वो बहुत रॉबस्ट बनता है और जनरलाइजेशन इम्प्रूव होती है। यूज सपोर्ट वेक्टर्स ओनली। अब ये सपोर्ट वेक्टर्स का यूज करता है। ओनली अ स्मॉल सबसेट ऑफ ट्रेनिंग पॉइंट्स कॉल्ड सपोर्ट वेक्टर डिटरमाइन द फाइनल मॉडल। तो एक छोटा सा सबसेट ट्रेनिंग पॉइंट्स का जिसे हम सपोर्ट वेक्टर बोलते हैं वो डिटरमाइन करता है फाइनल मॉडल को। एसवीएम क्या करता है? इग्नोर इग्नोर करता है सारे बाकी के पॉइंट्स को, जिससे अगर बाकी के पॉइंट्स इग्नोर हो जाएंगे तो क्या होगा? ओवरफिटिंग रिड्यूस होगी और इट विल मेक द डिसीजन फंक्शन पास। डिसीजन फंक्शन हमारा अच्छा बन जाएगा। इंटरप्रेटेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। सुनाओ कर्नल ट्रिक। अगली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? कर्नल ट्रिक मतलब नॉन लीनियर एसवीएम। तो एसवीएम कैन लर्न नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज थ्रू कर्नल्स। तो कर्नल्स की एसवीएम वैसे तो हमारे जो मॉडल्स थे वो लीनियर डेटा के लिए थे, लेकिन कर्नल की हेल्प से हम उसे नॉन लीनियर बाउंड्रीज में भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं चीजों को। कर्नल्स लेट एसवीएम ऑपरेट इन अ वेरी हाई डायमेंशनल स्पेसेस। अब कर्नल्स की हेल्प से हम हाई डायमेंशनल स्पेसेस को भी ऑपरेट कर पा रहे हैं। वर्सैलिटी है, इट इज यूज फॉर बोथ रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन, दोनों के लिए यूज हो रहा है। रॉबस्ट है आउटलाइनर्स के लिए। मतलब इट यूजेस द स्लैक वेरिएबल। एसवीएम टॉलरेट कर लेता है मिस्टेक्स को, डेटा को। दिस इज, और ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है। जब डेटा अगर नॉइसी है तो जो भी हमारी मिस्टेक्स है वो हमारी टॉलरेट होनी चाहिए, तो नॉइस जिससे अवॉइड होती है। सो इट वर्क वेल विद स्मॉल टू मीडियम डेटा सेट। स्मॉल और मीडियम डेटा सेट के साथ काफी अच्छे से काम करता है और कॉम्प्लेक्सिटी को भी एक हद तक कंट्रोल कर लेता है। फिर इश्यूज क्या है हमारे एसवीएम में?
हाई ट्रेनिंग टाइम फॉर लार्ज डेटा सेट, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमारे लार्ज डेटा सेट्स को ट्रेन करने में। तो एसवीएम ट्रेनिंग इन्वॉल्व सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम्स। तो हमें पहले क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, जो कि स्लो हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स अगर बहुत ज़्यादा हाई है या फिर हाई कुछ ज़्यादा ही हाई डायमेंशनल डेटा हो गया। उसके बाद दूसरा इश्यू क्या आता है, चूजिंग द राइट कर्नल इज डिफिकल्ट। मतलब परफॉर्मेंस हमारी हेवीली डिपेंड करती है कि हम कौन सा कर्नल चूज कर रहे हैं। तो सिलेक्शन ऑफ राइट कर्नल इज वेरी डिफिकल्ट। स्केलेबिलिटी विद लार्ज डेटा सेट, मतलब बड़े डेटा के सेट के साथ स्केलेबिलिटी अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है और मेमोरी इंटेंसिव होती है बहुत ज्यादा। इम्बैलेंस डेटा, व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल्स इन डिफरेंट क्लासेस सिग्निफिकेंटली अनइक्वल। अगर नंबर ऑफ सैंपल्स जो है वो हमारे अनइक्वल हो गए, तो एसवीएम हमारा बायस हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ क्लासेस की तरफ, तो डेटा हमारा इम्बैलेंस्ड है, तब भी प्रॉब्लम आ सकती है एसवीएम में। इंटरप्रेटेबिलिटी, SVM tends to provide a good predictive performance, but they may not offer direct interpretability or learned model। मतलब ये प्रोवाइड करते हैं हमें एक अच्छी टेक्निक्स, अच्छी प्रिडिक्टिव परफॉर्मेंस, लेकिन फिर भी एक डायरेक्ट लर्निंग मोड यहाँ पर कोई है नहीं। उसके बाद मेमोरी इंटेंसिव, मेमोरी इंटेंसिव में क्या आता है, इट प्रेडिक्शन रिक्वायर्स स्टोरिंग सपोर्ट वेक्टर्स। इफ द नंबर ऑफ सपोर्ट वेक्टर इज लार्ज, द मॉडल बिकम स्लो। अगर एसवीएम बहुत ज्यादा है तो हमारा मॉडल बहुत स्लो चल हो जाएगा, और मेमोरी हमें बहुत ही ज्यादा चाहिए होगी, तो मेमोरी इंटेंसिव भी है। बाइनरी क्लासिफिकेशन, बाय डिफॉल्ट एसवीएम इनहेरिटली हैंडल्स टू क्लास प्रॉब्लम्स। तो एसवीएम हमारा इनहेरिटली हैंडल करता है दो क्लास प्रॉब्लम्स को। सो बाय दिस वी हैव completed this unit, so thank you for cooperating।